हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल सुधार एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। जो फरवरी के फर्स्ट वीक के जो करंट अफेयर हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर आए हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबको शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे लोग हैं उनका भी रिवीजन अच्छे से हो जाए। हम हर वीक ऐसे ही वीकली करंट अफेयर लाते रहेंगे। आपने जो पढ़ रखा है उसको अच्छे से रिवाइज करवाते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि पीछे के जो दिसंबर मतलब कि जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के जितने भी करंट अफेयर है उनको एक बार फिर से रिवाइज कराया जाए, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में हम सबको आप सबको आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्प हो सके। जो भी बच्चे यूपीएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको इस जो हमारे सेशन से हेल्प होने वाली है, आने वाले सेशन से हमारे हेल्प होने वाली है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय देंगे आप सबको सोचने का। आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप जाके अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि इन जनवरी 2023 यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF लॉन्च द साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स स्टेम, जिसको बोला जाता है, इनिशिएटिव टू इंक्रीज द वुमेन इन स्टेम एजुकेशन एंड वर्कफोर्स इन इंडिया। हु इज द करंट as of Jan 23 president and chief executive officer CEO of USISPF। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन हिंदी में रिपीट कर दे रहा हूँ कि जनवरी 2023 में यूएस इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF लॉन्च जिसने लॉन्च किया है स्टेम इनिशिएटिव। स्टेम का मतलब एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग और एम से मैथमेटिक्स, कि वुमेन की जो उसमें हिस्सेदारी है वो इंक्रीज हो सके एजुकेशन और वर्क फोर्स इन इंडिया में। आपको बताना है कि जनवरी 2023 के मुताबिक USISPF का प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है। आपके पास 5 ऑप्शन है: मुकेश आगी, आतिश माथुर, राजीव कुमार, संजीव दास, MK यादव। 1 मिनट है, 1 मिनट के बाद हम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर बताएंगे। दोस्तों, साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग देख रहे हैं अपने दोस्तों से जरूर सेशन को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उन सब पे ये वीडियो को शेयर कर दें। ऐसे ही अच्छे अच्छे सेशंस, स्टैटिक जीए पे भी हम सेशंस लेके आएंगे जल्दी। सवाल आपके सामने है, जवाब आपके सामने है, आपको बताना है प्रेसिडेंट कौन है। तो दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ अब। तो दोस्तों, जो जवाब है वो है मुकेश आगी। जवाब है मुकेश आगी। मुकेश आगी इसके प्रेसिडेंट है। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो मुकेश आगी प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF के, जिसको लॉन्च किया गया है यूएस इंडिया एलियंस फॉर वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्टेम इनिशिएटिव, जिसने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास सवाल है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, रिपोर्ट बाय मैरकॉम इंडिया रिसर्च released in January 2023, India solar module manufacturing capacity will reach 95 gigawatt by which year? हिंदी वालों के लिए, स्टेट ऑफ सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया के मुताबिक जो रिपोर्ट जारी की है मैरकॉम इंडिया रिसर्च ने जनवरी 2023 में, इंडिया का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 95 गीगावाट कौन से वर्ष में पहुंचेगा। आपके पास ऑप्शंस है 2026, 2028, 2025, 2027, 2024। आपको इसमें से एक को मार्क करना है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। आपके पास 1 मिनट का समय है। 1 मिनट के बाद हम
आपको जवाब देंगे। तो दोस्तों समय समाप्त होता है अब। जवाब है 2025। तो स्टेट ऑफ सोलर मैन पीवी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया के मुताबिक हम 95 गीगावाट जो अपना टारगेट है वो 2025 तक कंप्लीट कर लेंगे। 2025 तक हम कंप्लीट कर लेंगे। मैरकम जो है वो डेप्थ एनालिसिस देती है हमें सोलर पीवी मॉड्यूलिंग पर लैंडस्केप इन इंडिया। अगर हम सितंबर 2022 की बात करें तो हम करीब 4.7 गीगावाट की प्रेडिक्टेड हमारे पास था 2024, विच इज प्रेडिक्टेड टू राइज 7 फोल्ड बाय एंड ऑफ 2024। 2024 तक हम इसको 7 गुना इंक्रीज कर लेंगे। अगला हमारे पास सवाल है दोस्तों कि जनवरी 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कॉन्स्टिट्यूटेड ए वर्किंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किसकी चेयरमैनशिप के अंडर एक वर्किंग कमेटी बनाई गई है टू ड्राफ्ट द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ मेडिएशन बिल एक्ट 2021 इन इंडिया। दोस्तों आपके पास समय है 1 मिनट का, जवाब दीजिए। तो 1 मिनट दोस्तों हो चुका है। तो जवाब है पीके मल्होत्रा। पीके मल्होत्रा जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक वर्किंग कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन है पीके मल्होत्रा, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि रूल बनाने हैं, रूल एंड स्टैंडर्ड बनाने हैं किसके लिए, मेडिएशन बिल एक्ट 2021 के लिए। कमेटी विल प्रोवाइड सजेशन, कमेटी सजेशन देगी फॉर सेटिंग वेरियस स्टैंडर्ड्स, जिसमें सर्टिफिकेशन होगा, एक्रीडेशन होगा, ग्रेडिंग क्राइटेरिया होगा फॉर वेरियस स्टेक होल्डर अंडर द मेडिएशन बिल। कमेटी सजेस्ट करेगी अ वे फॉर द ऑनलाइन कंडक्ट, किस तरह से ऑनलाइन मेडिएशन कराई जाए एज पर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। कमेटी एक रोड मैप देगी रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ मेडिएशन बिल एक्ट। अगला सवाल हमारे पास दोस्तों है हरदीप सिंह पुरी जो जूनियर मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, उन्होंने रिसेंटली रीडेडिकेट किया है, ध्यान से सुनिएगा, रीडेडिकेट किया है सागर सम्राट को। किसको किया है, सागर सम्राट को, एज ए मोबाइल ऑफशोर प्रोडक्शन यूनिट। सागर सम्राट इज ए ड्रिलिंग रिग ऑफ विच कंपनी। सागर सम्राट ड्रिलिंग रिग है किस कंपनी की। आपको बता दूं ड्रिलिंग रिग जो होता है दोस्तों, ये एक तरह की मशीन होती है जो कुआं खोदने में काम आती है, तेल के कुएं खोदने में काम आती है। आपको बताना है कि ये किस कंपनी की ड्रिलिंग रिग है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इनमें से एक ऑप्शन आपको बताना है। आपके पास 1 मिनट का समय है, बताइए।
तो दोस्तों 1 मिनट का समय समाप्त होता है, तो आंसर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। दोस्तों रिसेंटली हरदीप सिंह पुरी जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, उन्होंने रीडेडिकेट किया है सागर सम्राट को, ओएनजीसी को। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सागर सम्राट कमेंस प्रोडक्शन ऑन, जब प्रोडक्शन जो उसने स्टार्ट कर दी वो कब की थी, 23 दिसंबर 2022 को प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी। इन द करंटली डिप्लॉयड, कहां पर है करंटली, ये वेस्टर्न ऑफशोर में है, 16 फील्ड लोकेटेड इन 140 टू 145 किलोमीटर वेस्ट ऑफ मुंबई। दोस्तों इसके इसके हिसाब से ये 20,000 बैरल पर डे क्रूड ऑयल निकालेगा, जो 6,000 पर डे के हिसाब से इंक्रीज हमारे पास हो जाएगा पर डे बैरल्स के हिसाब से। सागर सम्राट दोस्तों 1973 में इसको कमीशन किया गया था, आज तक ये 125 बैरल के करीब हो चुका है, एंड इन्वॉल्व विद 14 की ऑफशोर ऑयल एंड गैस डिस्कवरीज इन इंडिया। अगला सवाल दोस्तों हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया 2022, टीवी चैनल्स शुड शो एट लीस्ट डैश ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट एवरी डे। कितना कंटेंट, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट टीवी चैनल्स को दिखाना पड़ेगा अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया 2022 के हिसाब से। तो गाइडलाइन जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की ओर से। आपके पास ऑप्शन है 70 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट। इनमें से एक ऑप्शन है, 1 मिनट आपके पास है, आप जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अगर आप वीडियो के साथ जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह, ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, उनकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। एटलीस्ट फेब्रवरी मंथ के जो करंट अफेयर हैं उनकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। इसके आगे और बड़े अच्छे अच्छे सेशन आने वाले हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए, एसएससी, यूपीएससी, पीएससी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये सेशन साथ के लिए लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों समय समाप्त होता है अब, तो जवाब है 30 मिनट। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के हिसाब से कहा गया है टीवी चैनल्स को कि आपको एक दिन में या तो 30 मिनट आपको एक दिन में पब्लिक कंटेंट दिखाना होगा, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट दिखाना होगा, और एंड ये हो सकता है 15 और तो मंथली आपको दिखाना ही है, 15 और मंथली आपको दिखाना है, एंड सबमिट ए मंथली रिपोर्ट। और मंथली रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है कहाँ पे, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पे मंथली रिपोर्ट सबमिट करनी है ऑन और बिफोर द 7th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। 7 तारीख को आपको ये है जो मंथली रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पोर्टल पे। जो फॉरेन टीवी चैनल्स हैं, डाउनलिंकिंग इन इंडिया एंड चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग प्रीडोमिनेटली, जो दिन में 12 घंटे स्पोर्ट्स दिखाते हैं, डिवोशनल दिखाते हैं, स्पिरिचुअल दिखाते हैं, योगा कंटेंट दिखाते हैं, वो इन रिपोर्ट से एग्जेम्प्टेड है, उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। नॉर्म्स इफेक्टिव हो जाएंगे हमारे पास 31 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 से नॉर्म्स हो जाएंगे लागू। अगला सवाल हमारे पास है, विच सिटी वाज रिसेंटली इन जनवरी 23 डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश बाय सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश वाई एस जगन मोहन रेड्डी। हिंदी वालों के लिए, कौन सी ऐसा शहर है आंध्र प्रदेश का जिसको वहां का जो है कैपिटल बनाया गया है आंध्र प्रदेश के सीएम वाई एस जगन मोहन रेड्डी की ओर से। आपके पास ऑप्शन है गुंटूर, अमरावती, कुर्नूल, विशाखापट्टनम, तिरुपति। 1 मिनट का समय है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है दोस्तों। वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है।
तो दोस्तों समय समाप्त होता है अब। तो जवाब है विशाखापट्टनम। दोस्तों जब 2019 में वाई एस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम बने थे तो उन्होंने तीन कैपिटल बनाई थी जिसमें एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल थी, एक जुडिशियल कैपिटल थी और एक लेजिस्लेटिव कैपिटल थी, जिसमें विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाया गया था, अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाया गया था और कुर्नूल को जुडिशियल कैपिटल बनाया गया था, जिसको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला था कि बैन कर दिया था कि भाई तीन कैपिटल आप नहीं बना सकते और गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि आप अमरावती को एज ए आंध्र प्रदेश कैपिटल बनाइए। लेकिन सीएम आंध्र प्रदेश के जो हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने बोला कि विशाखापट्टनम ने जो है विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। कब किया गया है, कहाँ किया गया है? ड्यूरिंग द इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एलियंस मीट में उन्होंने ये बोला। वहां पर एक कर्टन रेजन इवेंट रखा गया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जो न्यू दिल्ली में हो रही है। दोस्तों आपको बता दूं, इसने उसने सीएम ने ये भी अनाउंस किया है दैट द गवर्नमेंट ऑफ एपी विल ऑर्गेनाइजिंग द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन विशाखापट्टनम ऑन 3rd to 4th मार्च ऑफ 2023। अगला सवाल दोस्तों हमारे पास है, नेम द स्टेट दैट हैज रिसेंटली जनवरी 2023 में launched the Arohini Initiative training program for the safety and security of the girls in all the 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने जनवरी 2023 में आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम लागू किया फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द गर्ल्स, जो जितनी भी गर्ल्स पढ़ती हैं 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज जवाब दीजिए। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स इन ऑल द 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए लागू किया है? तो दोस्तों आपका समय समाप्त होता है अब। तो जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों जवाब है। योगी आदित्यनाथ वहां के जो सीएम है, उन्होंने लॉन्च किया है आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स इन ऑल द 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इन यूपी। इस कैंपेन के अंदर उन्होंने बोला है कि समग्र शिक्षा अभियान विल वर्क टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द गर्ल्स इन ऑल द 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। उनका कहना है आरोहिणी इनिशिएटिव जो इस्टेब्लिश किया गया था 2011 में, इट इज ए गर्ल्स एम्पावरमेंट की गर्ल्स की एम्पावरमेंट इससे होगी। एजुकेशन प्रोग्राम रूटेड फर्मली इन द फिलॉसफी दैट गर्ल्स एंड बॉय मस्ट रिसीव एन एजुकेशन। लड़का और लड़की दोनों को एजुकेशन जरूरी है। अगला सवाल दोस्तों हमारे पास ये है कि जनवरी 2023 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने एक फेस्टिवल में शिरकत की जिसका नाम था मी दम मी फी, न्यू दिल्ली में दिल्ली। ये फेस्टिवल जो है इन विच स्टेट मी दम मी फेस्टिवल इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन 31st ऑफ द जनवरी। आगे जो ऑप्शन है वो है मणिपुर, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट का ये जो है फेस्टिवल है। आपके पास 1 मिनट का समय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिए। तो इसका जवाब दोस्तों है असम। दोस्तों असम के जो लोग हैं वो मी दम मी फी फेस्टिवल बनाते हैं अपने पूर्वजों को, अपने जो एंसेस्टर हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। वहाँ की जो अहोम कम्युनिटी है, अहोम कम्युनिटी जो वहाँ की है, वो इस फेस्टिवल को मनाती है। ठीक है, तो अलॉन्ग विद हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द असामीज कम्युनिटी लिविंग जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, सेरेमनी को अटेंड किया गया। बहुत सारे मिनिस्टर वहां पर आए थे, एमपी आए थे, एम्बेसडर आए थे, थाईलैंड और लाओस के भी वहां पर। तो मी द मी फी फेस्टिवल जो है एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है असम में जनवरी 31 को। अगला जो सवाल हमारे पास दोस्तों है
in January 2023, Maharashtra government decided to recognize Jai Jai Maharashtra Maja as the state song of Maharashtra. The song Jai Jai Maharashtra Maja was written by whom? किसने ये इस सॉन्ग को लिखा है? आपके पास ऑप्शन दोस्तों हैं दशरथ पुजारी, बसंत बापट, ज्योत्सना केशव भोले, अजीत कटकारे, राजा बड़े। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपको सही लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। जवाब हम आपको देंगे 1 मिनट के बाद। फटाफट से दोस्तों सोचिए, विचारिए, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिए। जय जय महाराष्ट्र माजा किसके द्वारा लिखा गया है? दशरथ पुजारी, बसंत बापट, ज्योत्सना केशव भोले, अजीत काटकारे, राजा भड़े। आपका समय समाप्त होता है अब। तो जवाब है राजा बड़े। दोस्तों, कैबिनेट ऑफ महाराष्ट्र के जो हेड है, सीएम है एकनाथ शिंदे जी ने डिसाइड किया कि जय जय महाराष्ट्र माजा को स्टेट सॉन्ग घोषित किया जाएगा, स्टेट सॉन्ग बनाया जाएगा, जिसको लिखा है राजा बड़े ने और जिसको गाया गया है बालदी बालादी कृष्ण राव गणपत राव साबले ने, जिनको पॉपुलरली साहिर साबले भी बोला जाता है। इसको स्टेट सॉन्ग ऑफ महाराष्ट्र मतलब के डेडिकेट किया गया, बनाया गया है। विद दिस महाराष्ट्र बिकम द 12th इंडियन स्टेट टू हैव द स्टेट सॉन्ग। 12वीं स्टेट बन गई है जिसके पास स्टेट सॉन्ग है। जय जय महाराष्ट्र माजा का जो मतलब है ग्लोरी टू महाराष्ट्र एंड आल्सो रेफर्स टू एज द महाराष्ट्र गीत वाज कंपोज्ड बाय वेल नोन म्यूजिशियन श्रीनिवास खाले। द सॉन्ग विल बी अडॉप्टेड। कब इसको अडॉप्ट किया गया ये इंपॉर्टेंट है। 19 फरवरी 2023 को दोस्तों अडॉप्ट किया गया है। 19 फरवरी 2023 को जो बर्थ एनिवर्सरी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जो फाउंडर थे मराठा एम्पायर के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे जय जय महाराष्ट्र माजा को महाराष्ट्र का स्टेट सॉन्ग घोषित किया गया है। अगला सवाल दोस्तों हमारे पास है, विच कंपनी है रिसेंटली in February 23 announced the list of 120 startups and innovators for the extended reality startup program in New Delhi, along with the Ministry of Electronics and Information Technology। कौन सी कंपनी ने 120 स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स फॉर एक्सटेंडेड रियलिटी स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाया है? आपके पास ऑप्शंस हैं मेटा, विप्रो लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इन्फोसिस लिमिटेड। 1 मिनट का दोस्तों समय है आपके पास। फटाफट से जवाब कमेंट सेक्शन में भर डालिए। कमेंट सेक्शन। वीडियो को अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबके पास वीडियो पहुंचा दीजिए। करंट अफेयर हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे कोई स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे कोई सेंट्रल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। आपका समय दोस्तों समाप्त होता है अब। तो इसका जवाब है मेटा। मेटा ने दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाया है और अनाउंस किया है 120 स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर फॉर द एक्सटेंडेड रियलिटी स्टार्टअप प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। Program includes an accelerator and grant challenge aiming toward the boosting and emerging tech ecosystem in India। प्रोग्राम जो डिस्कवर करेगा, नर्चर करेगा और एक्सलेट करेगा एक्सआर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को एंड इनोवेटर इंडिया, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में। प्रोग्राम सपोर्ट करेगा 40 अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स वर्किंग इन एक्सआर टेक्नोलॉजीज विद द ग्रांट ऑफ 20 लाख ईच। 20 लाख की ग्रांट हर स्टार्टअप को दी जाएगी। अगला दोस्तों सवाल हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ
Central for Monitoring Indian Economy (CMIE), India's unemployment rate declined to 4 month low at filling the blanks in January 2023। आपके पास ऑप्शन है 8.03% तक पहुंच गई है, 7.92% पर पहुंच गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 8.30% पर पहुंच गया है, 6.43% पर पहुंच गया है, या 7.14% पर पहुंच गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा है कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हुआ है 4 मंथ में। तो आपको बताना है जनवरी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत का कितना रहा है। ऑप्शन आपके पास है 8.03%, 7.92%, 8.30%, 6.43% एंड 7.14%। तो बिना बिना समय गवाए फटाफट से दीजिए जवाब। समय दोस्तों समाप्त होता है अब। तो जवाब है 7.14% अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस बार रहा है जनवरी में, जो कि दिसंबर में जो था 8.30% था, और अक्टूबर में 7.92% था, नवंबर में 8.03% था, और सितंबर में 6.43% था। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो रही है दोस्तों वो रही है 6.48% जनवरी 2023 में। अर्बन जो रही है 8.55% रही है। जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जिसमें 21.8% है, और उसको ही फॉलो कर रहा है हरियाणा जहां पर 21.7% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और राजस्थान की अगर बात करें तो 21.1% के साथ तीसरे स्थान पर काबिज है अनएम्प्लॉयमेंट में। सबसे कम एम्प्लॉयमेंट की अगर बात अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर 0.5% की अनएम्प्लॉयमेंट है। ओडिशा की बात करें 1.5% की अनएम्प्लॉयमेंट है। तमिलनाडु की बात करें 1.8% की अनएम्प्लॉयमेंट है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 1.9% की अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों है। अगले सवाल पर पहुंच गए दोस्तों हम। तो अगला सवाल हमारे पास है, इन जनवरी 2023 यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव announced the India's first hydrogen train will be designed and manufactured in India by dash on heritage circuits। तो कौन से महीने में पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो भारत में बनेगी, भारत में डिजाइन होगी, चलेगी? आपको आपके पास ऑप्शन है अगस्त 2023, नवंबर 2023, सितंबर 2023, दिसंबर 2023, अक्टूबर 2023। फटाफट से दोस्तों जवाब कमेंट सेक्शन में पहुंचा दीजिए। पानी पी लेते हैं थोड़ा। दोस्तों समय समाप्त होता है अब। तो जवाब है दिसंबर 2023 में पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चलेगी भारत में, जो डिजाइन होगी और मैन्युफैक्चर होगी भारत में ही। रूट होगा दोस्तों कालका शिमला एक्सप्रेस। कालका शिमला जो रूट होगा, बाकी रूट से पहले सबसे पहला जो रूट रहेगा वो कालका शिमला रहेगा। ट्रेन पर्पस इज टू एग्जिबिट इंडिया कल्चरल हेरिटेज को दिखाना है ट्रेन के थ्रू, जिसमें विच विल बी अपडेटेड बाद में इसमें और सर्किट डाले जाएंगे सच एज गुरु कृपा सर्किट। यूनियन बजट 22-23 की बात करें तो 2.41 लाख करोड़ रेलवे को दिया गया है। अगला जो दोस्तों हमारे पास सवाल है कि कौन सी ऐसी इंडियन सिटी है जहां पर गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 मनाया गया? इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल भी है ये, जो इनॉग्रेट किया गया है जनवरी 2023 में। ऑप्शन आपके पास दोस्तों है पानाजी गोवा, मंदसौर मध्य प्रदेश, गांधीनगर गुजरात, इम्फाल मणिपुर, जयपुर राजस्थान। फटाफट से दोस्तों जवाब दे दीजिए।
मिनट रुकिए। तो दोस्तों समय समाप्त होता है अब। तो सवाल का जवाब है मंदसौर मध्य प्रदेश में पहला गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल इनाग्रेट किया गया है। तो उषा ठाकुर जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कल्चर रिलीजियस ट्रस्ट के एंड एंडोमेंट्स के है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के, उन्होंने इनाग्रेट किया है इस फेस्टिवल को। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है जो मंदसौर मध्य प्रदेश में मनाया गया है। ये एक तरह का यूनिक फेस्टिवल है यहाँ पर लैंड एयर वाटर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज की जाएंगी। 5 दिन का ये फ्लोटिंग फेस्टिवल था जिसको मंदसौर में इनाग्रेट किया गया। आफ्टर द 5 डे फेस्टिवल ये 5 फरवरी 2023 को कंक्लूड कर दिया गया इसको। टेंट सिटी फॉर टूरिस्ट विल कंटिन्यू फॉर 3 मंथ्स के लिए टेंट सिटी कंटिन्यू रहेगी टिल 30th अप्रैल 2023 एंड एडवेंचर एक्टिविटीज विल कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स। फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड to promote Gandhi Sagar as the tourist destination in both the domestic and international market. Gandhi Sagar Floating Festival is operated and managed by LGS Ahmedabad, Gujarat. अगला सवाल दोस्तों हमारे पास है इन February 2023 सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म सी कैंप जिसको बोला जाता है इंडिजिनाइजेशन ऑफ डायग्नोस्टिक INDX लॉन्च द नेशनल डायग्नोस्टिक कैटापल्ट सी कैंप INDX 2.0 in New Delhi. The C Camp INDX 2.0 received funding from which of the following organization? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से सी कैंप INDX को फंडिंग मिलेगी? आपके पास ऑप्शन दोस्तों हैं बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, फाइंड पहला और दूसरा, या तीनों के तीनों आपके पास ऑप्शन है। आपके पास दोस्तों 1 मिनट का समय है, फटाफट से जवाब दे दीजिए। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन या फाइंड, इसमें से कौन सी ऐसी फाउंडेशन है जो इसको फाइनेंस करेगी, जो इसको फंडिंग देगी? तो इसका जवाब होता है ऑल 1 2 3। तीनों की तीनों फाउंडेशन इस जो प्रोजेक्ट को है फंडिंग देगी। द प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर परविंदर मैनी जो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। Program is anchored by C Camp with support from Bangalore Life Sciences Cluster and funding from Rockefeller Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation and Find a Global Alliance for Diagnostic. अगला दोस्तों हमारे पास सवाल है तेलंगाना बजट के ऊपर। आपको बताना है जी नीचे दी गई तीनों स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इस क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाएंगे 2 मिनट दोस्तों। तो 2 मिनट में फटाफट से स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, आपको एनालाइज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। सवाल मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। विच आर द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट बजट फॉर 2023-24 प्रेजेंटेड इन फरवरी 2023। फाइनेंस मिनिस्टर जो तेलंगाना के थे जिनका नाम है चमाकुराम माला रेड्डी presented the tax-free state budget worth rupees 5.20 lakhs crore for next financial year 23-24। दूसरी जो स्टेटमेंट है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज pegged at 2,11,685 करोड़ एंड कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रखा गया है वो 37,525 करोड़ रखा गया है। थर्ड स्टेटमेंट आपके पास दोस्तों है हाईएस्ट एलोकेशन ऑफ रुपीज 31,426 करोड़ will be for पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स। आपको बताना है इसमें से कौन सी दो स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट, तीनों की स्टेटमेंट सही है। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है आपको वो ऑप्शन चूज करना है। आपके पास दोस्तों 2 मिनट है, फटाफट से जवाब कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए।
तो इसका सवाल का जवाब है दोस्तों ओनली बी एंड सी। अगर एक्सप्लेनेशन की बात दोस्तों करें तो फाइनेंस मिनिस्टर जो तेलंगाना के है थानीरू हरीश राव ने प्रेजेंट किया टैक्स फ्री स्टेट बजट रुपीज 2.90 लाख करोड़ का फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, while giving priority to the infrastructure development and public welfare in the latest budget. टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रखा गया है वो रखा गया है 2,11,685 करोड़ का, 2,11,685 करोड़। और केपेक्स जो रखा गया है वो रखा गया है 37,525 करोड़। हाईएस्ट एलोकेशन जो दी गई है वो दी गई है 31,426 करोड़ विल बी फॉर पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स। अगला जो सवाल दोस्तों हमारे लिए है वो हमारे पास है वो है केरला गवर्नमेंट बजट के रिलेटेड। केरला गवर्नमेंट ने भी अपना बजट जो है निकाला है, तो इस नीचे दिए गई 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है केरला बजट के रिगार्डिंग। केरला का बजट जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर के एन बालगोपाल जी ने निकाला है, तो पहली स्टेटमेंट जो दी गई है कि केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के लिए अलॉट किए गए हैं 1,000 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बीजिंग जम रिंग रोड एज एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दूसरी स्टेटमेंट दोस्तों है 1,000 करोड़ अलोकेट किए गए हैं मेक इन केरला विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ फॉर दिस फिजिकल। थर्ड स्टेटमेंट जो दोस्तों आपके पास है यूनियन गवर्नमेंट हैड रिड्यूस्ड द स्टेट्स बोरोइंग लिमिट बाय 2700 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट सही है केरला बजट के रिगार्डिंग। तो जवाब है दोस्तों तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स इसमें सही ही हैं दोस्तों, क्योंकि केरला का फाइनेंस जो बजट जो रिलीज किया गया है वहां के फाइनेंस मिनिस्टर से के एन बालगोपाल की ओर से, इसमें जो वहाँ की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है सीपीआई मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट वहां पर है, वहाँ की जो सीएम है पिनारियान विजयन है वहाँ के सीएम। तो यूनियन मिनिस्टर ने वहाँ की 2700 करोड़ से स्टेट बोरोइंग कम कर दी है। 2700 करोड़ से यूनियन गवर्नमेंट ने इस बजट में उनकी बोरोइंग लिमिट कम कर दी है। केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड had allotted rupees 1,000 crore for the development of Beijing-Jam Ring Road as an industrial corridor. प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के दौरान 1,000 करोड़ रुपए उन्होंने एलोकेट किए हैं मेक इन केरला के लिए, जिसमें विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ इस फिजिकल में वहां पर 100 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे। केरला गवर्नमेंट हैज सेट असाइड फॉर रुपीज 100 फॉर द वेलफेयर प्रोग्राम एंड 2,000 करोड़ फॉर कॉम्बैट प्राइस राइसेस। अगर कभी प्राइस राइज कर जाए स्टेट में तो उसको कॉम्बैट करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए एडिशनल रखे गए हैं। In addition to the plethora of initiatives, the infrastructure and higher education sectors. अगला सवाल दोस्तों हमारे पास है नेम द स्टेट यूनियन टेरिटरी दैट हैज रिसेंटली इन फरवरी 2023 लॉन्च्ड ए हेली टूरिज्म सर्विस, द फर्स्ट प्रीमियम हेलीकॉप्टर सर्विस अंडर द पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ऑप्शन आपके पास दोस्तों है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात एंड गोवा। कौन सी ऐसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने हेली टूरिज्म सर्विस स्टार्ट की है, जो पहली ऐसी प्रीमियम हेलीकॉप्टर सर्विस है अंडर पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऑप्शन आपके पास है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात एंड गोवा। फटाफट से दोस्तों आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों जवाब है इसका गोवा। गोवा ने दोस्तों पहली ऐसी सर्विस स्टार्ट की है, प्रीमियम सर्विस। कहाँ से स्टार्ट की है? दोजी एला हेलीपैड से, जो गोवा में है।
PPP, the services are provided by Goa Tourism Corporation in association with Soaring Aerospace Private Limited. हेलीपैड जो दोजी एला में है, ओल्ड गोवा में कंस्ट्रक्ट किया गया था स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। हेली टूरिज्म सर्विसेज ऑफर करेंगी 10 मिनट की जॉय राइड फॉर टूरिस्ट एट रुपीज 8,000 पर पर्सन के हिसाब से। चार्टर फ्लाइट उसमें होंगी, एयरपोर्ट ट्रांसफर राइड्स होंगी, कस्टमाइज हेली टूर्स होंगे फॉर टूरिस्ट वांटिंग टू ट्रैवल टू नियर बाय प्लेसेस सच एज हम्पी, कोल्हापुर, शिरडी, जहां जो जाना चाहता है। ये 8,000 रुपए एक बंदे के लगेंगे। अगला सवाल दोस्तों हमारे पास है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी इन कोल माइंस बाय लॉन्चिंग बिहंगम, अ वेब बेस्ड पोर्टल। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने रिसेंटली एक ड्रोन टेक्नोलॉजी कोल माइंस में लॉन्च की है बाय लॉन्चिंग बिहंगम। बिहंगम एक वेब बेस्ड पोर्टल है। आपके पास ऑप्शन दोस्तों है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कुकिंग ऑयल लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। फटाफट से आंसर दोस्तों कमेंट सेक्शन में पहुंचा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों जवाब है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने बिहंगम नाम की एक वेब पोर्टल जो लॉन्च किया है ड्रोन टेक्नोलॉजी को, जो कोल माइंस में यूज की जाएगी। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडरी कोल इंडिया लिमिटेड है। कोल इंडिया लिमिटेड अकाउंट्स फॉर कोल इंडिया लिमिटेड के पास 80% डोमेस्टिक कोल आउटपुट आता है। बिहंगम पोर्टल एनेबल करेगा, ऑथराइज करेगा यूजर को टू असेस रियल टाइम ड्रोन वीडियो फ्रॉम द माइन से रियल टाइम वीडियो आएगी। और विहंगम जो पोर्टल है वो 40 Mbps का इंटरनेट वहां पे प्रोवाइड कराएगा माइंस के इर्द गिर्द। ड्रोन इज फ्लोन बाय द कंट्रोल स्टेशन से के द्वारा ड्रोन उड़ाए जाएंगे एंड द सिस्टम इज कोलैबोरेटेबल थ्रू द पोर्टल फ्रॉम एनी लोकेशन। किसी भी लोकेशन से किसी सिस्टम को कोलैबोरेट किया जा सकता है। Which state government has recently approved the Industrial and Business Development Policy 2022 and Electrical Vehicle Policy 2022? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फटाफट से जवाब दे दीजिए। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अप्रूव किया है इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी 2022 और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2022? ऑप्शन आपके पास है हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। जवाब दोस्तों हमारे पास है पंजाब। तो पंजाब ने अभी अभी इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी और पंजाब इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जो है वो अप्रूव की है पंजाब कैबिनेट ने, जिसको प्रेजाइड कर रहे थे सीएम भगवंत मान। कैबिनेट अप्रूव्ड बोथ पॉलिसी अहेड ऑफ द इन्वेस्टर समिट शेड्यूल फॉर फरवरी 23-24 2023। कहाँ पे है शेड्यूल की गई है इस बार की इन्वेस्टर समिट? मोहाली, पंजाब में। द पीईवीपी पंजाब इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2022 is designed to reduce the environmental pollution in the state brought on by the automobile emission. Industrial and business development policy provides a host of incentives for a range of sectors including infrastructure, power and micro, small and medium enterprises among others. इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी इफेक्टिव हो जाएगी 17 अक्टूबर 2022, the time when the previous policy period ended. New policy will be in effect for duration of 5 साल के लिए ये पॉलिसी चलेगी। Punjab cabinet also approved that initially 18 such sites would be created in 7 districts, one of which will be inaugurated by CM Bhagwant Mann on February 5, 2023. Next and the last question of the day is, in February 2023, the Department of Expenditure mandated all the departments and public sector entities to refund dash of micro, small and medium enterprises securities in government tenders for over 2 years. तो आपके पास ऑप्शन है कि कितने परसेंट का बजट में गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एमएसएमई सेक्टर्स जो थे उनको 2 साल का जो पीरियड था वहां पे जो नुकसान हुआ है, टेंडर्स का नुकसान हुआ है फरवरी 2020 से लेके मार्च 2022 तक जो कोविड का पीरियड था, तो कितने प्रतिशत रिफंड दिया जाएगा? 75%, 75%, 85%, 95%, 60 या 80%? ऑप्शन को फटाफट कमेंट सेक्शन में भर दीजिए दोस्तों। आज का आखिरी सवाल है,
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी चैनल पर दोस्तों हम स्टैटिक जीए भी लेके आएंगे। करंट अफेयर्स के साथ, हर स्टेट की करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीए लेके आएंगे। तो दोस्तों समय समाप्त होता है अब। तो 95% इसका जवाब है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैंडेट्स ऑल डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज टू रिफंड 95% ऑफ द परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस या बिड सिक्योरिटी जो दी गई होगी, एंड लिक्विडेटेड डैमेज, जो लिक्विडेटेड डैमेज जो हुई है deducted from MSME in government tender for over 2 years between February 19, 2020 and March 31, 2022 during the COVID-19 pandemic. Relief will be provided in all contracts for the procurement of goods, services entered into by any ministry, department, attached or subordinate office, autonomous body हो, जहाँ सेंट्रल पब्लिक सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज हो, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, किसी भी तरीके की एमएसएमई से अटैच हो, किसी भी तरीके का जो डिपार्टमेंट है एमएसएमई के साथ अटैच हो। दिस ऑर्डर by Department of Expenditure followed by the विवाद से विश्वास वन scheme announced during the finance फाइनेंशियल ईयर 2024। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, दो विवाद से विश्वास आए हैं। पहला विवाद से विश्वास वन आया है, विवाद से विश्वास टू आया है। ये आपका होमवर्क है कि विवाद से विश्वास टू जो स्कीम है वो किसके रिगार्डिंग आई है इस साल के बजट में। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो खत्म होने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि विवाद से विश्वास टू जो स्कीम बजट 23-24 के लिए जो आई है उसमें किसके लिए वो स्कीम आई है, क्योंकि विवाद से विश्वास वन है एमएसएमई के लिए, विवाद से विश्वास टू स्कीम किसके लिए दोस्तों आई है। जी होमवर्क है, प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर कीजिएगा अपने आंसर। which provided additional benefits for MSME in response to the difficulties they have faced due to the COVID-19 pandemic in executing contracts। तो ये था दोस्तों आज के लिए, बस इतना ही। आप सबका शुक्रिया। आने वाले सेशंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे जल्द मिलेंगे February 2nd वीक की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।